हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू द विशेष ज्ञान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट का ये टॉपिक है, 1955 एक्ट का सेक्शन 11 और 12 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस के बारे में बात करता है और सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में बात करता है। ठीक है जी। देखिए, सेक्शन 11 जो है वॉइड मैरिजेस के बारे में बात करता है। वॉइड मैरिजेस होती क्या है? कुछ ग्राउंड्स पे मैरिज नल एंड वाइड हो जाती हैं, मतलब उनका इफेक्ट एकदम ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। ऐसे 3 ग्राउंड्स हैं, सेक्शन 5 क्लॉज 1, 5 क्लॉज 4, 5 क्लॉज 5। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है। अवॉइड मैरिज इज मैरिज विच इज इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड मैरिज वो मैरिज है जो इनवैलिड फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही वो इनवैलिड होता है। ठीक है। In the eye of law, such marriage never existed, even if the parties lived together as a husband and wife. वो मैरिज कभी कानून की आंखों में, कानून की नज़रों में वो मैरिज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, भले ही हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हों, लेकिन वो मैरिज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। अंडर सेक्शन 11 अ मैरिज शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाई अ डिक्री ऑफ न्यूलिटी इफ इट वायलेट सर्टेन एसेंशियल कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। ठीक है। देखिए जी, अब ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिजेस हैं, इसमें टोटल 3 ग्राउंड्स हैं। पहला बाइगेमी है, दूसरा प्रोहिबिटेड डिग्री है और तीसरा जो है सपिंडा रिलेशनशिप है। अगर ये तीनों कंडीशंस होती हैं तो मैरिज वॉइड हो जाएंगी। अगर मैरिज जो है बाइगेमी से होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज आइदर पार्टी हैव अ लिविंग स्पाउस। अगर मैरिज के समय की दोनों में से किसी भी एक पार्टी का लिविंग स्पाउस अगर जिंदा है, कोई भी स्पाउस अगर जिंदा है, लिविंग है, तो जो दूसरी, अगर आपने कोई दूसरी शादी की तो वो वॉइड मानी जाएगी, वो वैलिड नहीं होगी, ना वॉइडेबल होगी ना वैलिड होगी, वो वॉइड मानी जाएगी। ठीक है। वो उसका इफेक्ट शुरू से ही जीरो होगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल देख लीजिए। ए मैरीज बी वाइल हिज फर्स्ट वाइफ इज स्टिल अलाइव। ए बी से विवाह करता है जबकि उसकी पहली पत्नी जिंदा है अभी भी। द सेकेंड मैरिज इज वॉइड। वो जो दूसरी मैरिज है वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्री। सेक्शन 5 क्लॉज 4 क्या ये है? प्रोहिबिटेड डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया पिछले लेक्चर में, प्रोहिबिटेड डिग्री क्या होता है। ब्रदर सिस्टर से मैरिज नहीं कर सकते हैं, अंकल अपनी भांजी से मैरिज नहीं कर सकते हैं, आंटी नेफ्यू से मैरिज नहीं कर सकती हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है। अगर ये प्रोहिबिटेड डिग्री में कोई मैरिज होता है तो वो भी वॉइड माना जाएगा, वो शुरू से ही इफेक्ट में जीरो होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें एक एक्सेप्शन भी है। कस्टम और यूजेस में अलाउ सच मैरिज। अगर कोई आपका कस्टम, रीति रिवाज, पीढ़ी प्रथा अगर ये अलाउ करता है तो वो मैरिज वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप में मैंने आपको बताया था, पिता के साइड से पिछली 5 जनरेशन और माता के साइड से 3 जनरेशन एक दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा मैरिज होता है तो वो भी वॉइड माना जाएगा। ठीक है। इफेक्ट क्या होगा इसका? वॉइड ऑफ इनिशियो। ठीक है। नॉन लीगल मैरिज स्टेटस। इसका कोई लीगल मैरिज स्टेटस नहीं होगा, ये शुरू से ही जीरो माना जाएगा। ठीक है। नो राइट एंड एप्लीकेशन ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के पास कोई अधिकार, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे। ठीक है। कोई प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं होगा स्पाउस के पास। ठीक है। चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट अंडर सेक्शन 16 बट प्रॉपर्टी राइट्स आर लिमिटेड। चिल्ड्रन जो हैं वो लेजिटिमेट कहे जाएंगे सेक्शन 16 के तहत, लेकिन प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो लिमिटेड होगी। ठीक है। अब देखिए वॉइड मैरिजेस, आपको हमको लगता है समझ में आ गया। वॉइड मैरिज जिसका इफेक्ट शुरू से ही जीरो हो जाता है। ठीक है। अब वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 में दिया हुआ है। इसका मेन मतलब ये होता है कि ये पार्टीज़ के डिस्क्रिशन के ऊपर होता है कि वो चाहें तो इसे वैलिड कर सकती हैं और ये वो चाहें तो इसे छोड़ सकती हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, अवॉइडेबल मैरिज इज वैलिड मैरिज अनलेस एंड अनटिल इट इज annulled by a court decree. If no petition is filed, the marriage continue to be legally valid. ठीक है। अगर कोई पिटिशन नहीं फाइल किया जाता है तो हम लोग समझेंगे कि मैरिज वैलिड है। ठीक है। अब देखिए इसमें ग्राउंड्स ऑफ मैरिजेस क्या क्या ग्राउंड्स हैं।
इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या है? मैरिज हैज़ नॉट बी कंज्यूमेटेड ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। इम्पोर्टेंस मस्ट बी एक्सिस्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यूज देयर आफ्टर। ठीक है, अगर कोई भी कार्य जो है, अगर कोई पर्सन है इम्पोर्टेड है, कार्य नहीं कर पा रहा है, तो अगर मैरिज हो जाती है तो ये पार्टीज़ के ऊपर, पार्टीज़ के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो उस मैरिज को निभाना चाहते हैं कि नहीं। अगर नहीं निभाना चाहते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगी। अगर निभाना चाहते हैं तो चलेगी मैरिज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर, अनसाउंड माइंड के हैं पार्टी, ठीक है, अगर अपना कंसेंट देने में लिए इनकेपेबल हैं, अनसाउंड माइंड की हैं, तो भी ये भी इनकी डिस्क्रिशन के ऊपर है, पार्टीज़ के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि ये अगर इस मैरिज को निभाना चाहते हैं तो निभाएंगे, नहीं निभाना चाहते हैं तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है जी, कंसेंट ऑफ पटिशनर। जो पटिशनर है, जिसकी शादी हुई या चाहे जो भी गार्जियन है, उसका कंसेंट ज़बरदस्ती किसी फ्रॉड से, किसी फोर्स से लिया गया है, तो भी ये मैरिज वॉइडेबल होगी। ठीक है, ये अगर कंसेंट बाय फोर्स लिया गया है, जैसे माता पिता हैं, ठीक है, गार्जियन कोई बता दिया इनको कि लड़का तो ये काम करता है, वो करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, शादी हो गई, शादी होने के बाद पता चला कि लड़का तो कुछ काम ही नहीं करता है जी, तो ये फ्रॉड से, ये फ्रॉड हो गया। तो ये पार्टीज़ के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि अगर वो चाहें तो इसे डिसॉल्व भी कर सकती हैं और चाहे तो इसे निभा भी सकती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पिटिशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर। पिटिशन जो है 1 साल के अंदर फाइल करनी जानी चाहिए। अगर आपको पता चल गया कि कुछ काम नहीं है, कोई फ्रॉड हो गया, कोई चाहे फोर्स से किया गया है, आपको पता चल गया, तो आपको 1 साल के अंदर जो है पिटिशन फाइल करनी है। ठीक है, पिटिशन मस्ट नॉट हैव लिव टुगेदर फ्रीली आफ्टर डिस्कवरिंग फ्रॉड। पटिशनर जो हैं वो एक साथ फ्रीली नहीं रहते हो, ठीक है, जब ये पता चल गया हो कि फ्रॉड उसके साथ हो गया है। ठीक है, अब देखिए जी चौथी बात क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी बाय अदर पर्सन। ठीक है, प्री मैरिज प्रेगनेंसी। अगर जो पति है उसको पता चलता है कि पत्नी तो पहले से ही विवाहित है, अरे पत्नी तो पहले से ही प्रेग्नेंट है, तो भी वो उसके डिस्क्रिशन, हस्बैंड के डिस्क्रिशन के ऊपर है, वो चाहे तो उसे अपना ले और चाहे तो उसे छोड़ दे। ठीक है, वाइफ वॉज प्रेग्नेंट बाई समवन एल्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। विवाह के समय जो पत्नी है वो किसी दूसरे के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ठीक है, हस्बैंड मस्ट प्रूफ इग्नोरेंस ऑफ प्रेगनेंसी एट द टाइम। ठीक है, उसे ये बताना होगा कि मैरिज के, विवाह के समय उसे ये बात पता नहीं थी, इस फैक्ट के बारे में वो कोई जानकारी उसके पास नहीं थी। ठीक है, और जब उसको ये बात पता चल जाती है, ठीक है, नो मैरिटल इंटरकोर्स आफ्टर नोइंग द फैक्ट, जब उसको ये बात पता चल जाती है कि ये किसी दूसरे से प्रेग्नेंट है, तो कोई मैरिटल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए उसके बाद। ठीक है, और ये पिटिशन ये फाइल करेंगे 1 साल के अंदर। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइडेबल मैरिज का इफेक्ट क्या होगा, मैरिज रिमेन वैलिड अंटिल एन्योल्ड। अगर मैरिज जो है वो वैलिड रहेगी जब तक आप उस पर कोई कार्रवाई ना करना चाहें। अगर आप चाहें तो वो वैलिड हो जाएगी, ठीक है, और अगर आप चाहें तो वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो यही था जी सेक्शन 10 और 11, नहीं सेक्शन 11 और 12। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं चीज़ों को और आसान बनाता जाऊँ।